बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, एक जानिब इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी जानिब अफगानिस्तान से एक बार फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह कोशिश नाकाम बनाते हुए 4 खुदकुश बमबारों समेत 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 5 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को खवारिज के 2 बड़े गिरोहों की शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम और ज़िला खुरम के इलाके घागई के इलाकों में खवारिज की नकलो हरकत देखी गई। ये गिरोह अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे, तब सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें बरवक्त निशाना बनाया। स्पिनवाम में 15 खवारिज, जिनमें 4 खुदकुश बमबार शामिल थे, हलाक किए गए, जबकि कुरम में होने वाली झड़प में मजीद 10 दहशतगर्द मारे गए। हलाक खवारिज से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। खवारिज की यह दरअंदाजी उस वक्त की गई जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान तुर्किया में मुज़ाकरात जारी थे। इससे अफगान रजीम के इरादों पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान मुसलसल मुतालबा करता आया है कि काबुल इंतजामिया अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कहा है कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाज़ात हल करा सकते हैं। अमरीकी सदर की पेशकश अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान अपने कौमी मफादात का दिफा हर हाल में करने का आज़म भी रखता है और हौसला भी रखता है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार फिरदौस साहब। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, एक तरफ तो सीज़ फायर चल रहा है और अफगानिस्तान ने यकीन दहानियाँ भी तकरीबन इन जो 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और तीसरी मीटिंग आज हुई है, उसमें ये नज़र आ रहा है कि कार्रवाई के क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और दीगर मामलात नहीं होंगे। लेकिन हालिया 2 दिनों के अंदर जिस तरह के वाक़यात वहाँ पर हुए हैं, जिस तरह दरअंदाजी करने की कोशिश की गई है, इससे क्या ये सीज़ फायर बरकरार रहेगा और क्या हालात इससे आपको लगता है कि मज़ीद ख़राब हो जाएंगे? देखिए, इस टाइम पर जो बातें चल रही हैं, इस टाइम पर इस्तांबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्की सालिस के तौर पर जो है इन बातों को आगे ले जा रहा है। वहाँ से आई हुई खबरों के मुताबिक इस टाइम पर उसमें कोई पेशरफ जो है वो नहीं है। और पाकिस्तान ने जो प्रपोजल जो है वो जमा किया था अफगान तालिबान को, वो पहले तो उन्होंने तकरीबन कोई 19 घंटे बाद जो है उसकी रिप्लाई जो है वो दी, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी वफद ने उसको वापस किया तकरीबन सुबह के 6 बजे, और फिर 12 बजे दोबारा जो है मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हुआ, और अब तकरीबन 7-7.5 घंटे गुजर चुके हैं। उसमें से कोई पॉजिटिव रिजल्ट इस टाइम तक जो है वो नहीं आया। जिन ज़राए से हमारी बात हुई उसमें एक क्लैरिटी तो बहुत साफ नज़र आती है कि अफ़गान तालिबान के सामने जो मुतालिबात रखे गए थे उनमें कोई लचक जो है वो नज़र नहीं आती। दूसरी बात, उसके अंदर जो प्रॉब्लम बनता हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि जो वफद आया है वो कंसिस्टेंटली जो है ये चाहता है कि हम वो खुद जो है काबुल से और कंदहार से जो है वो राब्ते कर रहा है, यानी अपनी लीडरशिप से। इसका मतलब ये डेलीगेशन भेजा गया है वो एम्पावर्ड भी नहीं है डिसीजंस लेने के लिए, बल्कि इसके बरक्स जो उन्होंने सजेशंस जो है वो दी हैं वो पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। एक सजेशन उसमें ये थी कि हम TTP को बुला देते हैं, उनसे जो है डायरेक्टली बात करते हैं। दूसरा उसमें सजेशन जो है वो ये था कि इनको किसी जगह रिलोकेट करते हैं। तो पाकिस्तान ने ये सारे प्रपोजल्स जो है वो मानने से इनकार कर दिया और बहुत क्लियरली उनको जो है वो बताया है कि आप अगर ये बातचीत को जो है वो आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें एक क्लियर कट साइन डॉक्यूमेंट चाहिए जिसमें आप इस पे एग्री करेंगे कि जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और कोई ऐसे इंतजामात करेंगे जिसके जरिए जो है वो दोबारा जो है बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आएंगे नहीं। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बिल्कुल मौजूद था, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि उन्होंने हमसे पैसों की डिमांड की थी, तब भी ये कहा गया था कि गारंटी क्या है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई नहीं करेंगे। अब रीलोकेट होने की बात की जा रही है, तब भी यही बात की जा रही है कि गारंटी क्या है कि रीलोकेट करके ही पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन क्या TTA इनको दौरान मुज़ाकरात जितना ये टाइम है तब तक भी TTP को कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है? ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये इसी चीज़ का सबूत है कि उनकी तो गिरफ्त ही नहीं है उस ग्रुप के ऊपर, बिल्कुल भी, वो तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ये तो एक परसेप्शन देने के लिए है कि ग्रुप के ऊपर जो है वो नहीं है, गिरफ्त नहीं है, लेकिन इन रियलिटी वो मानते ही नहीं है कि TTP नाम की कोई चीज़ जो है अफगानिस्तान में है, बल्कि वो उसको अपना हिस्सा जो है वो मानते हैं। और आपको मुत्तकी साहब की बात जो है वो याद होगी जो उन्होंने इंडिया में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि हमारे यहाँ जो है TTP नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि कुछ कबायली हैं जो ऑपरेशन की वजह से बॉर्डर क्रॉस करके हमारी तरफ आए और हम उनको जो है बतौर मेहमान या
माइग्रेंट्स जो है वो ट्रीट करते हैं। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर उनका फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो ये कह रहा है कि मानने से इनकार करता है, प्रॉब्लम की एक्नॉलेजमेंट ही जो है वो नहीं करता, तो इस किस्म के मुज़ाकरात के अंदर भी वही सेंटिमेंट नज़र आ रहा है कि उसमें प्रॉब्लम की एक्नॉलेजमेंट नहीं है, बल्कि उसके बरक्स उन्होंने अपने मुतालबात जो है वो रखे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि एक पास जो है वो इशू कर दिया जाए जिसके ज़रिए बॉर्डर के वो क्रॉस जो है वो किया जाए। और पाकिस्तान ने उनको क्लियरली कहा है कि वन डॉक्यूमेंट रेजीम होगा, जिसके पास वीज़ा होगा वो आएगा, वरना तो कोई नहीं आ सकता। इसके अलावा उन्होंने एंट्री जो है वो बुक्स मांगी हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, ताकि बगैर वीज़ा के जो है वो गाड़ियाँ जो है वो आ जा सके। तो पाकिस्तान ने उनको यही कहा कि इर्द गिर्द अफगानिस्तान के साथ 8 बॉर्डर्स जो है वो लगते हैं, किसी एक मुल्क का आप बता दें जैसे वो आपको फ्री एंट्री देता है, सारे जो है वो इसी तरह वीज़ा लेकर गाड़ियों को जो है वो छोड़ते हैं, कोई पास वगैरह कोई चक्कर नहीं होता। तो लिहाजा वो पेचीदगियों में इस बातचीत को जो है वो ले जाना चाह रहे हैं। लगता नहीं है कि इतनी जल्दी इसका कोई नतीजा जो है वो निकलेगा, और शायद निकले ही ना, और शायद ऐसा नतीजा निकले जो शायद सिचुएशन को और एस्केलेट करेगा। ये मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि अगर जिस तरह आपने जिक्र भी किया, एक तो एक दो और भी चीज़ें सामने आई थी ज़राए के मुताबिक, क्योंकि अभी ऑफिशियली तो कुछ चीज़ सामने नहीं आई, तो वो जैसे आप बता रहे हैं कि जो खबरें वहाँ से आ रही हैं या कुछ हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो ये है कि एक तो ये बात की गई है कि जो अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है उसके हवाले से भी उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस कदम को स्लो डाउन या रोका जाए, और दूसरा ट्रेड के हवाले से भी कोई उन्होंने इन टॉक्स के अंदर बात की है। देखिए, मैं आपको ऑफिशियल सोर्सेज से बता रहा हूँ कि आज आपने आईएसपीआर की एक स्टेटमेंट भी देखी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कुरम और नॉर्थ वजीरिस्तान जो कबायली अजला के साथ मुतसिल जो एरियाज़ हैं उसके अंदर ऑपरेशन किया, जिसमें तकरीबन कोई 15 जो है उन्होंने टेररिस्ट एक के उसमें मारे हैं और 10 दूसरे एक्शन में जो है वो मारे हैं, और जो अफगानिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे। जब ये मीटिंग जो है वो शुरू थी, उसके दरमियान में ही जो है ये सारे मैसेजेस, क्योंकि वो जो मारे गए थे उनसे भी जो है अफगान पासपोर्ट बरामद हुए हैं, तो वो भी जो है इस मीटिंग के दरमियान में जो है उनको दिखाया गया कि ये आपके मुल्क से आ रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि हम कोई बना रहे हैं ये बात, या आपसे कोई ऐसा गैर ज़रूरी मुतालबा कर रहे हैं, तो ये एक हकीकत है। उसके बाद से जो है अफगान तालिबान के जो है वो मूड में एक बदमज़गी जो है वो आ गई, और लगता नहीं था कि वो बात करना चाहते हैं, बल्कि बनिस्बत उसके वो दूसरी तरफ डाइवर्ज करके ले जा रहे हैं। बल्कि अगर आप उनका मीडिया और सोशल मीडिया जो है वो देख लें, वो बहुत क्लियरली दूसरी तरफ जो है वो जा रहा है। वो बात को की नाकामी का जो है वो मलबा भी पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है। दूसरी बात यह है कि वो ये भी नैरेटिव फैला रहे हैं कि तुर्की का झुकाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ है और हमें फोर्स किया जा रहा है ताकि हम जो है ये कोई मुआहदा जो है वो करें। तो मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें इस तरफ इशारा जो है वो कर रही हैं कि एग्रीमेंट जो है वो मुश्किल लगता है। अभी एक तो ये जो ट्रेड रुकी हुई है 15 दिन से, इसका इफेक्ट अफगान अवाम पर क्या पड़ रहा होगा। दूसरा, आपने कहा कि जिस तरह की ये मुतालबात सामने आ रहे हैं और जिस तरह का मामला नज़र आ रहा है, अगर ये नहीं हल होता इन मुज़ाकरात में, या इस दूसरा दौर यानी पहले अगर कतर में हुआ, अब तुर्किया में भी ये मामला हल नहीं होता, तो फिर ये किस हद तक जा सकता है, और क्या ये फौरी हमें उसी तरफ जाता हुआ नजर आएगा जो हमें 10 दिन की पहले एस्केलेशन नजर आई थी, उसी तरह का? अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक्स नहीं रुकते और मुआहदा नहीं होता, तो मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। और अगर मुतालिबात के दरमियान में आपके डिफेंस मिनिस्टर वो बात कर रहे हैं, वो पॉलिसी लाइन उन्होंने दे दी, क्योंकि वो मुज़ाकरात की पहले दौर का खुद हिस्सा थे। अगर दूसरे दौर की शुरुआत में उन्होंने ये कह दिया कि अगर मुज़ाकरात जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते, तो पाकिस्तान के पास वो ऑप्शन जो है वो खुला है। अगर अफगानिस्तान की ज़मीन से दरअंदाजी नहीं रुकती और अटैक्स जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों के खिलाफ नहीं रुकते, तो फिर स्ट्राइक्स होंगी अफगानिस्तान के अंदर। दैट्स पाकिस्तान वेरी वेरी क्लियर जो है, उन्होंने अपने इंटेंशंस जो है बहुत क्लियर जो है बता दिए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, क्योंकि कतर और तुर्की दो ऐसे ममालिक हैं जिनके अफगानिस्तान के साथ भी ऑलमोस्ट पार्टनरशिप वाले जो है वो ताल्लुकात हैं। और फिर इसके बरक्स एक और मुल्क भी है, अमेरिका। आज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो है स्टेटमेंट सुबह जो है वो दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो भी कोशिश जो है वो करेंगे। तो फिलहाल तो अगर ये एग्रीमेंट फेल हो जाता है, तो कुछ ना कुछ असरात ज़रूर देखने में आएंगे कि अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक्स होते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मेजर जो पावर ब्रोकर्स हैं ग्लोबली, वो इसको एस्केलेट होने जो है वो दोबारा देंगे। आई थिंक दे विल स्टेप इन, अगर अफगान तालिबान मानते भी नहीं हैं। लेकिन अगर नहीं मानते और वो पाकिस्तान की हक में नहीं जाता,
मेरे ख्याल में उसमें मुझे कोई और चीज़ नज़र कोई नहीं और आती ऑप्शन उन्होंने सिवाय छोड़ा इसके। भी नहीं और फिर पाकिस्तान ने लास्ट ऑप्शन के तौर पर ये इस्तेमाल पहले भी किया। लेकिन ये ज़ल्मे खलील ज़ाद साहब भी मुलाकात कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर आकर तालिबान के रहनुमाओं से, तो ये क्या मैसेज या क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है? देखिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद तो एक अनऑफिशियल ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो एक एलची के तौर पर जो है अमेरिका के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, और कोई भी प्रोपेगेंडा हो पाकिस्तान के खिलाफ तो वो अफगान तालिबान को सपोर्ट ही करते हुए जो है वो नज़र आए हैं। लेकिन जो ज़ल्मे खलीलज़ाद की जो विजिट्स के एक्चुअल जो की जो बात है वो ये है कि इस वक्त भी अफगान तालिबान के पास जो है वो अमरीकी निजात जो है वो कैदी है, जो अमेरिका चाहता है कि उनको रिपैट्रिएट जो है वो किया जाए। तो और उनकी निगोशिएशंस के लिए जी, वो बात जो है वो करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ख़ास तौर पर, क्योंकि एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि जो टीटीए वहाँ पर है वो दूसरे ग्रुप्स के साथ मुखालफत इसलिए भी नहीं लेता, या कोई भी ग्रुप मुखालफत इसलिए नहीं लेता, उन्हें पता है कि अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो फिर शायद हुकूमत ना कर पाए अफगानिस्तान में। लेकिन मौजूदा सिचुएशन के बाद आपको लगता है कि क्या वो हुकूमत कर पाएंगे, या वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बिल्ट हो जाएगा जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, ख़ास तौर पर इकनॉमिकली वहाँ पर जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान जो है वो किसी ग्रुप के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि उनका एक्शन लेने का मतलब ऐसा ही है कि वो अपने खिलाफ जो है वो एक्शन लेंगे। अब रही अफगानिस्तान की आवाम, तो अगर वो इस किस्म की सिचुएशन जो है वो बन जाती है, क्योंकि इन्हिसार उनका इस टाइम पर पाकिस्तान के जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर है, ईरान से जो चाबहार है उसके ऊपर तो सैंक्शंस अमेरिका ने जो है वो लगा दिए, लेकिन बंदर अब्बास से उनको पैर भी जो है अकीना के थ्रू उनको जो है वो खाना पीना और सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अफगानिस्तान की अगर जनरल इकोनॉमी आप देख लें और फूड शॉर्टेज देख लें, बल्कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि तकरीबन 23 मिलियन लोग अफगानिस्तान की आधी पॉपुलेशन जो है सर्दियों में वो भूखी रहेगी। तो ये इंडिकेटर्स जो है वो एक अवामी रद्द अमल के लिए तो जो है वो काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में लोग एहतजाज कर सकते हैं या कोई इंडिपेंडेंट व्यूज़ रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल में लेकिन दो पॉइंट ऑफ व्यू तो हो सकते हैं ना। सिराजुद्दीन हक्कानी का जिस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू था, जो बयान उन्होंने दिया कि ये लोग तो उस जंग में उस तरह मौजूद भी नहीं थे, तो वो इख्तलाफ तो पड़ सकता है अगर ये इटसेल्फ मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और सूरत हाल इससे बिगड़ती है तो। जी, इख्तिलाफात हैं, हम इख्तिलाफात की बातें करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इख्तिलाफात हैं, लेकिन उस इख्तिलाफात को अमली शक्ल देने के लिए शायद कोई एक्सटर्नल कैटलिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि तालिबान रजीम के अंदर जो है किसी एक ग्रुप का अकेले खड़े होकर जो है वो कोई बात जो है वो करना, वो लगता नहीं है कि ये रियलिटी होगा। क्योंकि अगर ग्रुप जो है वो खड़ा होता है अपनी लीडरशिप के खिलाफ, उसमें लगेगा ऐसा कि उन्हीं के ऊपर सारा मलबा भी जाएगा, और जो तालिबान हुकूमत की नाकामी है या अगर हुकूमत गिर जाती है तो उन्हीं को ब्लेम जो है वो किया जाएगा। ये बहुत टैक्टफुली उनको खेलना पड़ेगा कि सिचुएशन इस दर्जे तक चली जाए कि उनको इंटरवीन करना पड़े, और मेरे ख्याल में वो होता हुआ इस टाइम पर नजर आ रहा है। ठीक है, वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार फिरदौस साहब मौजूद थे और मौजूदा जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। तहरीक इंसाफ अपने कारकुनों को मुतहरिक कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जलसे कर रही है, मुल्क के दीगर शहरों में इज्तिमा के इरादे कर रही है, अपने लबो लहजे को मजीद जारहाना बना चुकी है। क्या यह सिर्फ एक सियासी सरगर्मी है या फिर तहरीक इंसाफ एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर चढ़ाई का इरादा रखती है? क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर लाव लश्कर के साथ डी चौक में धरने की तैयारी कर रही है? अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी को लाकर क्या तहरीक इंसाफ किसी बड़े मंसूबे पर काम कर रही है? सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे और क़यादत में तब्दीली, ये सब इशारा है कि तहरीक इंसाफ कोई बड़ा सियासी कदम उठाने जा रही है। क्या यह सियासी इक़दाम किसी सियासी कशमकश की तरफ बढ़ेगा या मामलात अफाम तफहीम से चलते रहेंगे? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान मजनून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से एहतजाज, जलसे और जुलूसों की बात कर रही है, तो इस दफ़ा हिकमत अमली क्या होगी और माजी से किस तरह ये मुख्तलिफ होने जा रहा है, ताकि जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं इन जलसे जुलूसों के हवाले से नताइज वो आप हासिल कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये गुज़श्ता 2 तो नहीं 3 सालों के अंदर जो मौजूदा हुकूमत का फेलियर है, इसके तो आपने जिक्र भी नहीं किया। हम तो प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल हक समझते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया, और दस्तूर के मुताबिक आर्टिकल 15 को अगर आप पढ़ें तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ उसमें, या तो आर्टिकल 15 को ख़त्म कर दें, कहें जी ये ख़त्म हो गया, किसी की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आज़ादी नहीं, सफरी आज़ादी नहीं, एहतजाज की आज़ादी नहीं, शहरी आज़ादी नहीं, सब आज़ादियाँ सल्ब हैं,
और इमरजेंसी है, इसलिए आप लोग बाहर निकलेंगे तो हम आपको मारेंगे, हम आपको उठा लेंगे, हम आप पे पर्चे करेंगे, हम पीक ऑर्डिनेंस ले आएंगे, हम इस तरह की वारदात कर देंगे, फिर तो मुझे आपकी बात समझ अली लगती है। बुखारी साहब, ये बात लेकिन बिल्कुल अगर आपकी ऐसी कोई दुरुस्त है, बात नहीं लेकिन बात तो यह कि एहतजाज का एक तरीकाकार भी है, वो हुकूमत आपको जहाँ पर इजाज़त देगी वो वहाँ तक कर सकेंगे, लेकिन क्या एक दफ़ा फिर 24 नवंबर वाली सूरत हाल सामने आने जा रही है, ये क्या होने जा रहा है? देखें, अगर तो हुकूमत ने इजाजत अपने तरीकाकार से एसओपी तय करके देनी है तो खुद भी अमल करे। हमें कहते हैं 6 बजे जलसा कर खत्म कर दे, तो हैदराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 12 बजे तक जलसा कर लेते हैं, उन पे तो पर्चा भी नहीं होता, कोई चीज़ भी नहीं होती। देखें भाई, एहतजाज हमारे दौर में मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया। इस्लामाबाद में कश्मीर हाईवे पे 4 दिन 5 दिन वो रहे, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं गिरा, किसी पे पर्चा नहीं हुआ, किसी पे शेलिंग नहीं हुई, किसी पे लाठीचार्ज नहीं हुए, किसी पे गोली नहीं चली, किसी को मारा नहीं, किसी के ऊपर झूठे पर्चे नहीं हुए, किसी की गाड़ियां नहीं नजर आतिश हुई, किसी को मारा नहीं गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से चले हमारी गवर्नमेंट के दौरान और इस्लामाबाद तक आए, किसी ने उनको रोका? क्या चनाब ब्रिज बंद कर दिया गया? क्या रावी ब्रिज बंद कर दिया गया? क्या जेलम ब्रिज बंद कर दिया गया? क्या अटक ब्रिज बंद कर दिया गया? क्या मोटरवेज पे खड्डे खोल दिए गए? क्या कंटेनर्स लगा दिए गए? नहीं। मरियम बीबी चली लाहौर से और इस्लामाबाद आए, कितने पर्चे उन पे हुए? किस जगह उनको मारा पीटा गया? किस जगह उनके जो वर्कर्स थे उनकी तजलील की गई, उनकी ख्वातीन की तजलील की गई? सो बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना कॉन्स्टिट्यूशन लोगों लेकिन का इनमें काम से है। जो जितने भी लोगों का आपने नाम लिया, उन्होंने रियासत के खिलाफ वो तकारीर नहीं की जो आपकी जमात के प्लेटफॉर्म से रियासत के खिलाफ होती रही हैं। ना GHQ का केस है किसी पर, ना नौमी का केस है, इस तरह के दीगर। मैं दोबारा आता हूँ इसी बात पे, लेकिन भट्ट साहब का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू जान लेता हूँ। सवाल की अब ये बात सुन लेना, बात पूरी होने दें, उसके बाद कीजिएगा जी। आपकी गलत फहमी है और आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। मेरा ख्याल है जो मरियम बीबी ने जो मरियम बीबी ने गुजरांवाला में सिटिंग जजेस और सिटिंग जनरल्स के खिलाफ तकरीर लगाई, वर्दी के अंदर गुजरांवाला में वीडियोस लगाई, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं लगाई। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन काइंडली जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर मैं गलत हुआ तो मेरी सलाह कर लीजिएगा। और सिमिलरली अगर आप खलाई मखलूक और पता नहीं क्या कहल का बात, हमने नहीं लगाया भाई, वो आपके मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी, उन्होंने लगाए थे, वो निकले थे GT रोड से चलते हुए तकरीरें करते हुए गए। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं ठीक है, मैं बुखारी साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूँ और इसी बात को कंटिन्यू करता हूँ। मैं भट्ट साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं कि उसको क्लियर कर लें। अगर आप उस वक्त उसको बुरा समझते थे तो आज अपने प्लेटफॉर्म से वो बात करते हुए आप उसको ठीक कैसे समझ सकते हैं? भट्ट साहब मैं तो नहीं ये बताइए, मैं भट्ट साहब का पॉइंट ऑफ व्यू मैं आता हूँ। भट्ट साहब ये बताइए, मत बुलाया करें। मैं आता हूँ। भट्ट साहब सवाल ये है कि जवाब ही नहीं देना चाहते तो फिर बुलाते क्यों, क्वेश्चन क्यों? बुखारी साहब, बड़ी सीधी सी बात, बुखारी साहब, अनफॉर्चुनेट बात है ना, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात। भाई साहब हम दोबारा आते हैं आपकी तरफ, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ले लें हम हुकूमत का। अच्छा भट्ट साहब आप ये फरमाइएगा, वो कहते हैं बॉल आपकी कोर्ट में है, आप बाकी सब जमातों को जो है वो आइन के मुताबिक डील करते हैं और हमें उस तरह डील नहीं करते, और हमारे लिए कोई खुसूसी आपकी जानिब से तरीकाकार है डील करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं बुखारी साहब की इस बात का जवाब दे दूं कि 2 साल हो गए कि हुकूमत जो है वो ठीक चल नहीं रही। भाई हुकूमत तो बिल्कुल ठीक चल रही है। आप अपना बता दें कि आपने ये दूसरा वज़ीर आला ले आए अभी KPK में, जो आपकी हालत है, जो आपकी जमात लड़ रही है, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, आप तो खुद एक नहीं है और आप हमें कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि सियासी जमात जब आती है ना एहतजाज करने, वो हुकूमत से बात भी करती है और हुकूमत उसको फैसिलिटेट भी करती है। जमात इस्लामी आई, उसने आके एहतजाज किया, हमने उससे बात की, उसको एक जगह दी, उसमें वो बैठ कर उन्होंने एहतजाज किया 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। उसके बाद हमारी उसके साथ बातचीत हुई, वो बातचीत अंडरस्टैंडिंग हुई और वो चले गए एहतजाज करके। इनका मुझे बताइए, ये सियासी जमात अगर होती, इन्होंने क्या करना होता है? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ, ये मेरे हाथ में कलाशनकोफ है। जब भी ये निकले हैं, इन्होंने कहा हमने इनको जगह दी, जब अटक से आए हमने इनको जगह दी कि संगजानी में ठहर जाओ। 26 इन्होंने क्या कहा? नहीं, हमने उधर ही जाना है, क्योंकि हमने एहतजाज नहीं करना, हमने ये बताना है कि जो इमरान खान चोरी में बंद है 190 मिलियन की चोरी में, उसको हमने दीवार तोड़ के बाहर लाना है। तो अब जब आप ये करेंगे तो कानून हरकत में आता है। 1.5 साल 2 साल तो गंडापुर यही करता रहा, और क्योंकि ये रवैया PTI का है, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। अब भी आप देख लें उनका रवैया। जब वज़ीर आला इनका मुंतखब हुआ वो अफरीदी, तो उसने क्या तकरीर की?
अच्छा भट्ट साहब, एक मिशन है, ये तलाल चौधरी साहब ने कहा के नाम पे मरना है। तलाल चौधरी साहब ने कहा कि जिस काम के लिए ये आए हैं वो करने से पहले ये फारिग हो जाएंगे। ये तो बयानात जब वो वजीर आला बन रहे थे, बात सुन लीजिएगा, ये वजीर आला जब बन रहे थे तो तब वज़रा की जानिब से कहा गया कि हम नहीं बनने देंगे, लेकिन फिर भी वो आइन और कानून जिस तरह कहता है उस तरह वो बने। अब ये बयानात दिए जा रहे हैं कि वो उससे पहले ही फारिग हो जाएंगे, तो उसकी क्या हिकमत अमली है? देखिए, आपने कितनी अच्छी बात की कि हर सियासी जमात की कोशिश होती है, अगर हमारे नंबर वहाँ पूरे होते, अगर सब सियासी जमातें अपोजिशन वाले इकट्ठे होते और हमने देखा कि नंबर कम है, हमने एक जमहूरी तरीका अख्तियार किया कि पहले कोशिश करें, लेकिन फिर हमने वो वज़ीर आला बना, उनके नंबर पूरे थे, हमने एक्सेप्ट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी, लेकिन उसके बाद उसका रवैया उस वज़ीर आला का आपके सामने है। तो तलाल चौधरी ने जो बात की कि जो मिशन गंडापुर को मिला था वो नहीं पूरा हुआ, वो उससे इमरान खान ने अभी इसको मिशन दिया है तो उसका मिशन भी नहीं पूरा हुआ था, ये भी नहीं पूरा होगा। वो भी इसी तरह पहाड़ों से भाग जाता था। और ये भी देखें, अभी जब कोई वफाक किसी एक पॉलिसी बनाता है उसके लिए चारों सूबों को वज़ीर आला को बुलाया जाता है, ये फिर नहीं आया और अब ये भागता है जाता है। मैं उधर जा रहा हूँ जी इमरान खान से मिलने, तो आप मुझे बताएं कि इमरान खान से तुमने मिलना है, वो एक कैदी है, जाओ जाके जेलर से बात करो। अभी तो आपने हाई कोर्ट में अदालत से जो हुक्म मिला है उसके मुताबिक उसमें अमल होगा। अगर आप उसके SOP पूरे नहीं करेंगे, जाहिर है जेलर जो है वो जेल में, साहब आपको भी पता है मुलाकात होनी हो तो हो जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें होती थी, वो भी पार्टी के सारे फैसले पाकिस्तान से बाहर बैठ के भी कराते थे। लेकिन बुखारी साहब, बुनियादी सवाल वो था कि करने क्या जा रहे हैं, उसका जवाब अभी तक नहीं आया कि क्या कोई हिकमत अमली आई है कि एहतजाज की नौयत क्या होगी, क्योंकि जो जलसों में कहा जा रहा है, जिस तरह की एहतजाजी तहरीक की अगर बात की जा रही है तो वो किस किस्म की होगी और वो किस लेवल तक जाएगी और क्या मुतालिबात होंगे? देखिए, ये तो अभी चीज डिसाइड नहीं हुई, ये हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी, उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी डिसाइड करेगी और उसके बाद फिर आगे लाया अमल दिया जाएगा और उसका तरीकाकार बनाया जाएगा। अभी तक जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी इस पे किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि क्या तरीकाकार बनाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, एहतजाज कहाँ किया जाएगा। इसलिए अभी तक तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि हम इसमें बता सकेंगे हमने क्या फाइनल किया है, क्योंकि अभी तक फाइनल चीजें हुई नहीं। जब होंगी तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा और ऑफिशियली अनाउंस होगा, वो तो हमारे स्पोक्स पर्सन आके बताएंगे, जनरल सेक्रेटरी बताएंगे, चेयरमैन बताएंगे, वो तो बड़ी क्लियर चीज है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। और क्या फ़र्क होगा अगर कोई एहतजाजी तहरीक होती है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब थे उस एहतजाज में और अब जो नए वज़ीर आला हैं इनके एहतजाज में? देखिए, हमारा तो एहतजाज हमेशा से पीसफुल पुरअमन है और आवाम के ऊपर है, जिसमें बच्चे औरतें भी शामिल रही हैं। ये तो हुकूमत से पूछने का सवाल है ना कि हुकूमत क्या उसी तरह दहशतगर्दी करेगी हुकूमत अपनी रियासत के अवाम के ऊपर, अपने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, अपने 25 करोड़ अवाम के ऊपर जो है जबर ज़बरदस्ती करेगी, जिस तरह से पिछले 3 सालों से चलती आ रही है। फॉर्म 47 के तहत 17 सीटों से वज़ीर-ए-आज़म बना दिएगा अवाम की मंशा के खिलाफ। इसी तरह अवाम की मंशा का गला दबाने के लिए जनाब उनको जगह जगह मारा पीटा गया। या यही तरीका अमल रखा जाएगा या कोई महज़ब और पार्लिमानी निज़ाम के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा? ये हुकूमत से पूछने का सवाल है। अच्छा, कि हुकूमत क्या करेगी? क्या इसी तरह फेक FIRs की जाएंगी और दर्जनों FIRs करके लोगों को अंदर बंद किया जाएगा, या एक तरीकाकार से महज़ब माशरे की तरह इसको लेके जाया जाएगा? ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल मैदान में खेलती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जंगो जदल नहीं करती हैं, इसलिए इनको एहसास होना चाहिए कि ऐसे काम ना करें कि जो आप हाथ से आज बांध रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, वन लाइनर, आप इस्लामाबाद आ रहे हैं या नहीं? अभी फैसला हुआ या नहीं? नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ। बट साहब, आखिर में ये जानना चाहूंगा कि अगर वो इस्लामाबाद आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले गुज़िश्ता एहतजाज की तरह, तो वही हिकमत अमली होगी जो माजी में रही 24 या 26 नवंबर को, या इजाज़त दी जाएगी कि वो एक पुरअमन एहतजाज अगर कहीं करना चाहें तो वो करके वापस जा सकते हैं? देखिए, अगर तो इनका रवैया वही है जो गंडापुर वाला है तो फिर तो कानून अपना रास्ता लेगा। अगर ये वैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो आज तक इन्होंने जो भी एहतजाज किया है उसमें गैर मुल्की क्लाशनकोफ हाथ में नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे, रेंजर वाले शहीद हो गए, पुलिस वालों पे गोली चलाई। हाँ, अगर ये जमहूरी तरीके से
आएंगे तो इनको बिल्कुल जमहूरी तरीके से उसके इनके साथ बातचीत की जाएगी, इनको जगह दी जाएगी जहां ये यानी अभी भी जो है वो सूरत हाल उसी डेडलॉक की तरह है दोनों जमातों के दरमियान जिस तरह की माजी के अंदर रही, और ये आने वाले दिनों के अंदर मजीद डेवलप होगी। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद थे और अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से बात कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस तो एक और अहम मामले के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, एक तवील इंतजार के बाद मुल्क भर में RLNG गैस कनेक्शन के मुंतज़िर सारफीन के लिए खुशखबरी आ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस RLNG के घरेलू कनेक्शंस के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि RLNG से घरेलू सारफीन को मयारी ईंधन की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर में लाखों सारफीन गैस कनेक्शन के मुंतज़िर हैं। गैस कनेक्शन की फराहमी एक बड़ा अवामी मुतालबा था। उन्होंने बताया कि 2022 में हुकूमत संभाली तो गैस कनेक्शन के हवाले से बहुत दबाव था, सप्लाई कम और मांग ज्यादा थी। जहां पाइपलाइंस बिछ चुकी थी वहां भी गैस फराहम नहीं हो रही थी क्योंकि गैस दस्तयाब नहीं थी। हुकूमत ने इस मसले पर खुसूसी तवज्जो दी और आज घरेलू सारफीन के लिए मयारी ईंधन दस्तयाब हो गया है। इस मौके पर वफाकी वजीर तवानाई और पेट्रोलियम डिवीजन अली परवेज मलिक ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमत ने कतर और दीगर ममालिक के साथ मिलकर तवानाई के मसले के हल पर तवज्जो दी ताकि इसका मुस्तकिल हल निकाला जा सके। उन्होंने बताया कि 2026 तक मकामी ईंधन के कुएं भी फाल किए जाएंगे ताकि आवाम को सस्ता और मयारी ईंधन फराहम किया जा सके। अली परवेज मलिक ने कहा कि अब घरों में गैस सिलेंडर्स रखने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि RLNG महफूज और माहौल दोस्त ईंधन है और गैस कनेक्शंस की फराहमी अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। अब सवाल यह है कि इन कनेक्शंस का तरीकाकार क्या होगा और क्या इनकी कीमत मुल्क में पहले से मिलने वाली गैस के बराबर होगी या ज़्यादा होगी। मजीद ये कि इसके लिए नई गैस लाइन्स बिछाई जाएंगी या पहले से मौजूद लाइन्स को बरूएकार लाया जाएगा। नई और पुरानी लाइन्स को किस तरह मैनेज किया जाएगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा साहब और उनके साथ साथ GM वेस्ट SNGPL बिलाल असगर साहब। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आज वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो तकरीब में खिताब करते हुए बहुत खुशखबरियाँ सुनाई गई और कहा गया कि जो ये गैस के हवाले से जो मसाइल थे ये हल होने जा रहे हैं और उन्होंने फिर ये ऐलान भी कर दिया कि कनेक्शंस को भी दोबारा बहाल किया जा रहा है। ज़रा बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि ये किस तरह जो खुशखबरी सुनाएगी कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद है, ये किस तरह से फ़ायदेमंद है और कितना गैप था गैस शॉर्टेज का जो इससे कवर हो जाएगा। देखिए, जो गैस कनेक्शंस हैं वो ये RLNG कनेक्शंस हैं जो कि वज़ीर आज़म ने जिसका इफ्ताह किया है और SNGPL इस हवाले से गैस कनेक्शंस जो हैं वो देने शुरू कर रहा है और इसके इंतजामात तो बिल्कुल कर रखे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये देखिए कि ये गैस दीगर जो हमारी गैस है जो पहले हम डोमेस्टिक SNGPL जो है वो इस्तेमाल कर रहा है उस गैस से ये महंगी है, ये इम्पोर्टेड गैस है, बाहर से मंगवाई जाएगी। और फिर ये है कि इसका जो गैस कनेक्शन है उसमें तो जाहिर है कि जिस तरह पहले 25,000 रुपया अर्जेंट फीस ली जाती थी वो ली जाएगी। 10 बल्ले के घर के लिए तकरीबन 21,000 और उससे ऊपर जो है वो 10,000 प्लस जमा करके जो है वो गैस जो है वो दी जाएगी। ताहम जो गैस के नर्ख हैं वो अगर हम रवायती घरेलू गैस के हवाले से देखें तो 70% रेट जो है वो ज्यादा होगा। और ये भी है कि इसके साथ साथ जो RLNG के रेट्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं और क्योंकि हर जो बाउजर है जो आ रहे होते हैं SRU उसके अपने अपने रेट्स होते हैं और जिस तरह से सौदे हुकूमत करती है उस तरह से फिर ये SNGPL को मिलेगा, SSGC को मिलेगा, वो अपने रेट्स निकालेंगे। प्लस माइनस करने के बाद हर महीने ये फ्लक्चुएट करेगा रेट और ये वो वाली गैस नहीं है जिस तरह से पहले। ठीक है, यानी जो समझा जा रहा था कि ये जो गैस कनेक्शंस हैं जो ये ऑलरेडी डोमेस्टिक गैस चल रही थी ये इसके दोबारा शुरू किए गए, लेकिन ये बज़ाहिर ऐसा नहीं है। बिलाल असगर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने आज तकरीब में खिताब करते ये कहा कि अब सिलेंडर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो क्या एक तो वो जो गैप है जो गैस की लोड शेडिंग होती है जो दीगर मामलात हैं ये उस गैप को भी क्लियर करेगा, और क्या ये सिलेंडर्स से या जो डोमेस्टिक गैस इस्तेमाल हो रही है हमें उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा? जी आप एक मिनट ज़रा रिपीट कर दीजिए मुझे, आपका एक्चुअली आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे।
बिलाल असगर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी तकरीब में खिताब करते हुए कहा था कि अब लोगों को घरों में सिलेंडर्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो डोमेस्टिक सतह पर गैस पहले इस्तेमाल हो रही है या जो गैस के कनेक्शंस ऑलरेडी लोगों के पास लगे हुए हैं, क्या ये उसके बिल्कुल मुताबिक ही इसके भी बिल्स आएंगे या ये एक्सपेंसिव गैस हमें नज़र आएगी, उसके बिल ज़्यादा आएंगे और वो फिर लोग जो है वो सिलेंडर्स या दीगर ईंधन के ज़राए की तरफ जाएंगे? सर, एक तो ये है कि ये जो हम RLNG के ऊपर गैस प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ये जैसे इनॉग्रेशन की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, इसके जो फीस है इसमें जो 25,000 जैसे भी दोस्त ने जिक्र किया, जो 25,000 है वो फास्ट ट्रैक की फीस है और वो पहले भी 25,000 रुपया आई थी और वो दस्तूर उसी तरह कायम है। उसके अलावा जो सिक्योरिटी है जो कंज्यूमर जमा करवाता है, वो सिक्योरिटी 4,500 से बढ़कर 20,000 रुपया हुई है और जो सर्विस लाइन चार्जेस थे वो भी बदस्तूर उतने ही जो पिछले चार्जेस थे वही कायम है, जो कि 10 मरले तक के घरों के लिए ये 1,500 रुपया था और 10 मरले से ऊपर जो बड़े घर हैं उनके लिए ये 3,000 रुपया था। और जहां तक नर्क का ताल्लुक है तो ये RLNG की बुनियाद पर कनेक्शंस दिए जा रहे हैं और RLNG इज रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो कि इंपोर्ट की जाती है। उसके जो नर्क हैं वो ओगरा डिटरमिन करता है और SNGPL उनके मुताबिक जो है ये बिल अरसाल कर देता है कंज्यूमर्स को। और इससे पहले जो हमारे सनती सार्फिन हैं और जो कमर्शियल सार्फिन हैं वो ऑलरेडी जो RLNG का टैरिफ है उसके ऊपर बिल किए जा रहे हैं। और जिस तरह हमारे बाकी और जहां तक इन नए घरेलू कनेक्शंस का ताल्लुक है जो RLNG की बुनियाद पे दिए जाएंगे तो उनको दीगर घरेलू कनेक्शंस की तरह ही माहाना बिल जारी किया अच्छा, एक चीज ये बताइएगा, एक चीज और मैं जिक्र करना चाहूंगा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा जी, उसमें ऐड कर लीजिएगा, सवाल बीच में ऐड कर देता हूं मैं कि इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइएगा कि बिल भी उतना ही रहेगा, कंजप्शन अगर एक घर की पहले जितनी थी उतनी ही RLNG भी कंज्यूम होती है तो उतना ही बिल रहेगा जो डोमेस्टिक ऑलरेडी गैस के बिल्स आ रहे हैं, या उसमें भी काफी हद तक इजाफा हो जाएगा? देखिए, जो सिस्टम गैस है जो कि इंडिजिनस है उसका जो टैरिफ है वो स्लैब्स में मुतय्यन किया जाता है और स्लैब्स जो सी होती हैं वो कंज्यूमर की सहूलत के लिए बनाई जाती हैं कि जो जितना कम इस्तेमाल करेगा उसका बिल उतना कम होगा और जैसे ही आपको इस्तेमाल बढ़ता है तो आप एक हायर स्लैब में चले जाते हैं और फिर आपका बतदरीज बिल जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। जबकि जो RLNG है वो एक फिक्स्ड टैरिफ है, इसमें कोई स्लैब रेट नहीं है, इसलिए चंद सार्फिन को RLNG हो सकता है महंगी पड़े और चंद सार्फिन ऐसे भी होंगे जिनको RLNG उसके मुकाबले में शायद सस्ती पड़ जाए, सिस्टम गैस के मुकाबले में, या उतनी ही पड़ जाए। जैसे सिस्टम गैस का आप आखिरी स्लैब का अगर रेट देखते हैं तो वो RLNG के रेट से खासा ज्यादा है। तो इसलिए एक स्टेटमेंट में हम इस जवाब को नहीं दे सकते हैं कि जनरली लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, यानी जितनी ज्यादा कंजप्शन होगी उतनी ही सस्ती पड़ेगी। घरेलू सार्फिन में तो उस हद तक कंजप्शन नहीं होगी जो आखिरी स्लैब की आप बता रहे हैं, नॉर्मली तो वो लोअर स्लैब में ही घरेलू सार्फिन जो है वो फॉल करते हैं। लेकिन क्या इसकी जो पाइपलाइंस हैं उसका क्या प्रोसेस होगा लोगों तक पहुंचाने के लिए? उसके लिए नई पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी, जो ऑलरेडी पाइपलाइंस हैं उनके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, उसका क्या सिस्टम बनाया गया? ये जो मौजूदा हमारा जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क है उसके थ्रू ही हम ये कनेक्शंस दे रहे हैं। और कितने कनेक्शंस दिए जाएंगे जो अब तक डिसाइड किया गया? जो कनेक्शंस की तादाद है वो तकरीबन 3 लाख के लगभग है जो कि प्रोवाइड किए जाएंगे इस माली साल में, और उस पर काम हमारा शुरू हो चुका है, हमें लोग अप्लाई कर रहे हैं और SNGPL जो उनसे वेरी एफिशिएंटली कनेक्शंस प्रोवाइड कर रही है। और ये बता दीजिएगा कि जिस जगह डोमेस्टिक ऑलरेडी जो गैस चल रही है उसी जगह क्या इसके भी कनेक्शंस दिए जाएंगे, और अगर एक ही जगह ही 2 कनेक्शन दिए जाएंगे तो फिर उन पाइपलाइंस में से क्या दोनों किस तरह उनको प्रोसेस किया जाएगा, ये अलग कनेक्शंस लगाए जाएंगे इसके? देखिए, ये RLNG और सिस्टम गैस ये 2 टैरिफ हैं। ये गैस की 2 अकसाम नहीं, नेचुरल गैस ही हम प्रोवाइड करते हैं और जो पुराने कनेक्शंस आपके लगे हुए हैं जो सिस्टम गैस के टैरिफ पे आपको बिल किए जा रहे हैं, और जो नए कनेक्शंस जिनको अभी इनॉग्रेट किया गया है इनको RLNG टैरिफ के ऊपर बिल किया जाएगा। तो ये टैरिफ की 2 अकसाम हैं
और जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि ये मौजूदा जो हमारा पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन का सिस्टम है, उसी नेटवर्क से ये कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए कोई अलहदा से बिल्कुल अलग थलग हमें नेटवर्क बिछाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जहां जहां ये नेटवर्क हमारा मौजूद है पाइपलाइन का, तो वहां पर लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। जहां ये मौजूद है उसी पर अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे भी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया बिलाल असगर साहब हमारे साथ, GM वेस्ट SNGPL मौजूद थे, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, मोदी राज में भारत दुनिया का सबसे गैर महफूज मुल्क बन चुका है। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत में भारत की खवातीन महफूज हैं, न भारत आने वाली गैर मुल्की सयाह खवातीन से ज्यादती रोजाना का मामूल बन चुकी है। आदाद शुमार बताते हैं कि भारत में हर 18 मिनट में एक खातून जिनसी ज्यादती जैसे घिनौने जुर्म का शिकार होती है और भारतीय रियासत खामोश तमाशाई बनी रहती है। इसी वजह से भारत का दूसरा नाम रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड पड़ चुका है। भारत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स के मुताबिक 40% खवातीन खुद को महफूज नहीं समझती। अभी हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ जिनसी हरासानी का शर्मनाक वाकया पेश आया। भारतीय शहर इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की 2 वुमेन क्रिकेटर्स होटल से कैफेटेरिया जाने के लिए निकली थी। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार शख्स ने एक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर को नाजेबा तरीके से छुआ और फरार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह वाकया 23 अक्टूबर को पेश आया। इसी साल मार्च में इसराइली खातून और उनकी मेजबान को कर्नाटका में ज्यादती का निशाना बनाया गया था। हमलावरों ने गैर मुल्की सयाह के साथ आने वाले मर्द को भी कत्ल किया था। मार्च 2024 में हिस्पानवी सयाह खातून को रियासत झारखंड में इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। 2012 में भारतीय दारुल नई दिल्ली में चलती हुई बस में नौजवान लड़की का गैंग रेप किया गया था, जिसके नतीजे में वो लड़की हलाक हो गई थी। इस वाकये ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की बेटी 10 माह की थी। 10 माह की नन्ही बच्ची तक को रेप की धमकी दी गई थी। सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है कि बरतानिया और अमेरिका अपने शहरियों को वार्निंग जारी कर चुके हैं। इसमें लिखा गया है कि भारत में रेप के वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। भारतीय खवातीन और सयाह खवातीन पर जिनसी हमले किए जाते हैं, लिहाजा भारत का सफर करते हुए मोहतात रहा जाए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोजाना की बुनियाद पर रेप के 90 केस रिपोर्ट होते हैं। 2022 में रेप के 31,516 केसेस रिपोर्ट किए गए। CNN की रिपोर्ट कहती है कि 2022 में रेप के 1,98,285 केस ज़ेर इल्तवा थे। इनमें से सिर्फ 18,517 निपटाए गए। 90% से ज्यादा केस हल ही नहीं किए गए। भारत की मुसल्लह अफवाज में भी खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और रेप के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। सितंबर 2024 में श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन पर विंग कमांडर के खिलाफ खातून ऑफिसर ने ज्यादती का इल्जाम आयद किया। भारतीय एयरफोर्स की खातून ऑफिसर का कहना था कि हुक्काम ने उसकी शिकायत को मुनासिब तरीके से नहीं निपटाया, जिसके बाद मजबूरन उसे पुलिस से रुजू करना पड़ा। न्यूज वेबसाइट express.pk पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में जिनसी इस्तेहसाल को खवातीन के खिलाफ जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की खवातीन से जिनसी ज्यादतियों की कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जनवरी 1989 से अब तक भारतीय फौज के हाथों इज्तिमाई अस्मत दरी और जिनसी तशद्दुद के 15,000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। भारत में खवातीन के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के बढ़ते वाकयात और अदम तहफ़्फ़ुज़ मोदी सरकार की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।